नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होगा मतदान। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच बड़ी तल्खी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटाने पर जताई नाराजगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को बढ़ाने को लेकर ब्रिटेन पूरी तरीके से तैयार। फिच रेटिंग्स ने 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का जताया अनुमान। उच्च ब्याज दरों के बावजूद भारत में बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि जारी रहने की भी जाहिर की उम्मीद। फीफा विश्व कप 2022 में ब्राजील की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। स्विट्जरलैंड को 1-0 से पराजित कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अब खबरें विस्तार से। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर पहले ही निराशा जता चुके हैं। अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की देरी पर नाराजगी जाहिर की है और कोर्ट ने यह कहा है कि देरी होने पर नियुक्ति के तरीके को प्रभावी रूप से विफल बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जजों की बेंच ने जो समय सीमा तय की थी उसका पालन करना होगा। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओंका की बेंच ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र इस सच्चाई से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को मंजूरी नहीं मिल पाई। और बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत चल रहे चुनाव प्रचार के बीच उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ईवीएम को लेकर झूठा बयान देने वाले व्यक्ति को परिणाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया सीधे तौर पर बाधित होती है। शीर्ष अदालत किसी ईवीएम में खराबी से संबंधित एक चुनावी नियम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ये असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाकर्ता को लिखित में दाखिल करके ये बताने को कहा कि प्रावधान में उनको क्या दिक्कत है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की गड़बड़ी के मामलों में जिम्मेदारी मतदाता पर डालना किसी नागरिक को संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 1 दिसंबर यानी गुरुवार को वहां पहले चरण के अंतर्गत 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोनों चरणों के चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होने वाली है। पहले चरण के मतदान के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के पूरी ताकत झोंकने की उम्मीद है। बीजेपी की तरफ से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेजस्वी सूर्य सहित गुजरात के स्थानीय बीजेपी नेता चुनाव प्रचार करने वाले हैं। गुजरात में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यहां स्थितियां बदली हैं और गुजरात पिछले 20 सालों से विकास के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर, कच्छ और जामनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 5 साल के लिए नहीं, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करने वाला है।
उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जनता ऐसे लोगों की मदद को तैयार नहीं है जो भारत को तोड़ने की चाह रखने वाले तत्वों का समर्थन करते हों। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सूखाग्रस्त सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचाने की कोशिश में भी कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का प्रयास किया। आ गुजरात समरसता वाळू होय, आ गुजरातनी अंदर गामडું હોય કે શહેર, એકતાનું વાતાવરણ હોય, એ આજે ગુજરાતનો સ્વભાવ બની ગયો છે। અને ગુજરાત જ્યારે એકજૂટ થયો તો વિભાજનકારી શક્તિઓને ગુજરાતમાં પગ પેસવારો કરવાની તાકાત ન મળી અને એના કારણે કોંગ્રેસની વિદાય થઈ। गुजरात में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को एक झटका लगा है। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। जय नारायण व्यास ने इस महीने की शुरुआत में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जनसभा में उमड़े लोगों का उत्साह गुजरात के हर गांव में जमीनी स्तर पर हो रहे अभूतपूर्व विकास का परिचायक है। गुजरात विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी। गुजरात में चुनाव आयोग ने सोमनाथ जिले के गिर के जंगलों में केवल एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र घने जंगलों में स्थित बानेज के बाणेश्वर महादेव मंदिर के महंत हरिदास उदासीन के लिए बनाया गया है। गुजरात चुनाव प्रचार का अपडेट लेते हैं संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, यहां पर मुख्य दलों की बात सब कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, आम आदमी पार्टी भी शिरकत कर रही है जोर शोर से इस चुनाव में, लेकिन कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है ओवैसी की पार्टी का। वो भी पहले चरण के 79 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें से 6 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही है। क्या है उनकी पोजीशन? क्या किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं या अपना खेल बनाते नजर आ रहे हैं? देखिए, ओवैसी की पार्टी निश्चित तौर पे गुजरात में कोशिश तो कर रही है अपने पांव फैलाने की, और उनकी कोशिशों में एक खास मकसद भी होता है, और ये मकसद ये होता है कि वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी जो वोट है, माइनॉरिटी वोट उनके आसपास गोलबंद हो। चुनाव जीतना और नहीं जीतना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतनी स्थिति नहीं है गुजरात के कि केवल माइनॉरिटी वोट के आधार पर कोई जीत पाए। तो निश्चित तौर पे ओवैसी का पूरा जो जोर है, ओवैसी कल भी थे यहाँ पे सूरत में और आज भी सूरत में है, लेकिन ओवैसी की पूरी कोशिश सिर्फ यही है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो अपने पक्ष में गोलबंद करें, ताकि एक होता है कि एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट के बाद तीसरे स्टेट में अगर आपको एक खास परसेंटेज वोट आता है तो आपको कई बार स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, या कई बार आप नेशनल पार्टी के दर्जा पाने के लिए दावा ठोकने लगते हैं। तो ये उनका उद्देश्य यही है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि देखिए, आम आदमी ओवैसी की पार्टी के आने से मुस्लिम मतों में विभाजन की स्थिति हो सकती है। आम आदमी पार्टी भी ये बोलती है, लेकिन जो खास तौर पे माइनॉरिटी है वो यहाँ के माइनॉरिटी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो भी अपने हिसाब से, अपने हित और अहित के हिसाब से देखते हैं। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ओवैसी किस तरीके से, किस हद तक इस चुनाव में अपने जो माइनॉरिटी वोट है उसको गोलबंद कर पाते हैं। अभी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, ऐसा नहीं है। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन बता रहे थे कि क्या कुछ संभावना बन रही है गुजरात चुनाव को लेकर। चुनाव से जुड़ी खबरों में इतना ही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वागत की जिम्मेदारी 2 आदिवासी मंत्रियों बीरबाहा हांसदा और ज्योत्सना मांडी को दी गई है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल से पहले उपराष्ट्रपति त्रिपुरा भी जाएंगे। अगरतला में वो त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और माता
त्रिपुरेश्वरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम और सशस्त्र बल ध्वज दिवस CSR कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 की शुरुआत सोमवार को हुई थी। 28 से 30 नवंबर तक वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित इस अभ्यास में देश के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ आसियान देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी जा रही है। रक्षा मंत्री आज इसमें क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री सशस्त्र बल ध्वज दिवस कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण में हिस्सा लेंगे। वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए नई वेबसाइट आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड की शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रचार अभियान का मुख्य गीत भी जारी करेंगे। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। वार्ता में दोनों मंत्रियों ने रक्षा संबंधों, आतंकवाद के रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप औद्योगिक और प्रौद्योगिक साझेदारी समेत विस्तृत विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएंगी। इस अवसर पर वो सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, हरियाणा टिकटिंग परियोजना का वर्चुअल रूप से शुभारंभ भी करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति NIT कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। शाम को वो चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके नाक से लिए जा सकने वाले कोविड-19 रोधी टीके इनकोवैक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से भारत में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की मंजूरी मिल गई है। टीका निर्माता कंपनी के मुताबिक इनकोवैक दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्राथमिक सीरीज में और हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक दोनों के रूप में मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक का कहना है कि नाक के माध्यम से दिए जाने वाले इस टीके को खास तौर से कम और मध्यम आय वाले देशों के हिसाब से बनाया गया है। बायोलॉजिकल ई के कॉर्बेवैक्स के बाद ये नेजल वैक्सीन भारत में दूसरा स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन बन गया है जिसे मिक्स एंड मैच बूस्टर शॉट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के सारस रेडियो टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों और आकाश गंगाओं के बारे में पता लगाने के लिए कुछ जानकारियां जुटाने में मदद की है। इसके जरिए 20 करोड़ वर्ष पहले महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग के बाद बनी आकाश गंगाओं के बारे में कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। इस अवधि को कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम 3 टेलीस्कोप को 2020 की शुरुआत में उत्तरी कर्नाटक के दंडीगनहल्ली झील और शरावती बैकवाटर पर तैनात किया गया था। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ में व्यापार और खेल जगत के समाचार। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 देशों बांग्लादेश, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, लाटविया और जापान के राजदूतों और उच्चायुक्तों के परिचय पत्र स्वीकार किए। NSA अजित डोभाल और इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने
में उलेमा की भूमिका पर एक संवाद में शामिल होंगे। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल होंगे। एरोसिटी में आयोजित इस समारोह का विषय है सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हिंगलगंज में होने वाली एक प्रशासनिक बैठक के दौरान सुंदरबन और बशीरहाट को राज्य के 2 नए जिले बनाने की आधिकारिक घोषणा कर सकती हैं। दोनों जिलों को दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों से अलग किया जाना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा, जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद परिसर में देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आने वाले मामले से पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली आएंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में पदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़ों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण को लेकर विवाद की नई दिल्ली में सुनवाई करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए एक परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले के सिलसिले में पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को बढ़ाने को लेकर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी के हिस्से के रूप में भारत के साथ नए FTA लाने पर विचार कर रहे हैं। सोमवार रात लंदन के लॉर्ड मेयर द्वारा आयोजित औपचारिक भोज के दौरान अपने भाषण में ऋषि सुनक ने अपनी विरासत पर विचार किया और कहा कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और खुलेपन के ब्रिटिश मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। पिछले महीने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका प्रमुख विदेशी नीति के संबंध में पहला भाषण था। ईरान के एक जनरल ने हिजाब विवाद मामले में ये स्वीकार किया है कि 300 से अधिक लोग देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। आपको बता दें कि 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन और उन पर कार्रवाई के बीच ईरान की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान आया है। हालांकि ये संख्या अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट की तुलना में कम है। कार्यकर्ता समूह का कहना है कि अशांति शुरू होने के बाद से 451 प्रदर्शनकारी और 60 सुरक्षा बल के लोग मारे गए हैं। वहीं 18,000 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने TTP का एक कमांडर और 10 आतंकवादी मार गिराए हैं। खबर के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सटे अशांत लक्की मरवत में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में TTP कमांडर टीपू और 10 अन्य आतंकवादी मारे गए। आपको बता दें कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जून में सरकार के साथ हुए अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम को सोमवार को वापस ले लिया और अपने उग्रवादियों को देश भर में हमले करने का आदेश दिया। आतंकवादी समूह ने एक बयान में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित मिशन ने यह सिफारिश की है कि ग्रेट बैरियर रीफ को लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा जाए। UN समर्थित संगठन ने साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि महत्वाकांक्षी, तीव्र और निरंतर जलवायु कार्रवाई के बिना दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ खतरे में है। यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अधिकारियों ने पिछले मार्च में
चट्टान पर 10 दिवसीय मिशन के बाद प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी। रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर अपार विविधता और सुंदरता का एक जीवित स्थान है। 1981 से यूनेस्को की ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। I understand why Australians are very concerned to hear overnight about this reactive monitoring mission report and the recommendation to UNESCO that the reef be listed as endangered. But I would say this, if the Great Barrier Reef is in danger, then every coral reef in the world is in danger. If this World Heritage Site is in danger, then most World Heritage Sites around the world are in danger from climate change. We are, as a government, absolutely determined to do our bit to keep global warming beneath 1.5 degrees. बढ़ते कोरोना और कड़े प्रतिबंध से परेशान लोग चीन में कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हांगकांग में छात्रों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा भी मांगा है। उनके खिलाफ तानाशाही का विरोध करके नारे लगा रहे हैं। चीन में अचानक कोविड केस बढ़ने के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सप्ताह के अंत में कई शहरों में फैल गया है। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच प्रतिबंधों में कुछ ढील भी दी गई है, लेकिन लोग इतने भर से मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। वहीं जो बाइडेन सरकार चीन में जारी विरोध प्रदर्शन पर नजरें बनाए हुए है। अमेरिका ने चीन में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों का समर्थन किया है। We're watching this closely, as you might expect we would. And again, we continue to stand up and support the right of peaceful protest. And I think we're going to watch this closely and we'll see where things go. चीन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर, चीन अंतरिक्ष जगत में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। इसी कड़ी में वो शेनझोउ 15 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा, जो अंतरिक्ष स्टेशन के आखिरी चरण को पूर्ण करने में मदद करेगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। अंतरिक्ष यान में फी जुनलोंग, देंग किंगमिंग और झोंग लू सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में चीन का अंतिम लैब मॉड्यूल मिंगशन उसके निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गया था। मिंगशन या सेलेस्टियन ड्रीम्स चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट 2023-24 के लिए बजट पूर्व बैठक की अंतिम बैठक की अध्यक्षता की। 21 से 28 नवंबर तक इन बैठकों का आयोजन वर्चुअल मोड से किया गया। इस अवधि के दौरान 7 बैठकों में हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से भी अधिक व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार, सेवा और व्यापार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल थे। हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें एमएसएमई की मदद के लिए हरित प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना, शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आयकर को तर्कसंगत बनाना भी शामिल है। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि उच्च ब्याज दरों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि जारी रहेगी। फिच ने 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान भी जताया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ऋण में मजबूत वृद्धि से बैंकों का मुनाफा और ख़ासतौर से शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ना चाहिए। फिच ने एक बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022-23 बैंक ऋण 13% की दर से बढ़ेगा, जो 2021-22 में 11.5% से अधिक है। कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने के कारण ये वृद्धि होने वाली है। और बात खेल जगत की। फीफा विश्व कप 2022 में ब्राजील की टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से पराजित कर दिया। ब्राजील की जीत के हीरो
कैसेमीरो रहे जिन्होंने मुकाबले का इकलौता गोल किया। इस जीत के साथ ही ब्राजील की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले फ्रांस भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं ग्रुप एच के मुकाबले के दौरान पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। टीम की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल किया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं 29 नवंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 29 नवंबर साल 2008 को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का ऑपरेशन समाप्त हुआ। 26 नवंबर से लगातार 60 घंटे तक चले इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षा कर्मी थे। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला किया गया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफल से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोलों के साथ मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में NSG के कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। आतंकी अजमल कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी दी गई। 29 नवंबर साल 1869 को अमृतलाल विठलदास ठक्कर का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। उन्हें ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बाबा भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। साल 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। साल 1932 में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास से अक्टूबर 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की गई।